Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से आज हम लोग जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और हमारे पास जितने भी बीएस के बीएस या बीएस आईटी प्रोग्राम्स हैं या मास्टर लेवल तक इस लैंग्वेज की हिस्ट्री को और इसके इंट्रोडक्शन को हम इसी तरह डिस्कस करते हैं जैसे मैं आज आप लोगों को बताने लगा हूं। यानी इक्वली इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास के लिए कि ये जो है वो सी लैंग्वेज किस तरह डेवलप हुई, कहां से डेवलप हुई और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या इसकी खसूसियात हैं और किसने इसको डिजाइन किया। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है वो आप लोगों से मैं कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा वो इस इल्म से फायदा उठाएंगे अल्लाह ताला आपके इल्म में भी उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। तो चलते हैं बेटा सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री जो ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो ये है कि सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो डिजाइन की गई तो ये बी लैंग्वेज थी। यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले ये थी बी लैंग्वेज। और बी लैंग्वेज जो थी ये बनाई थी केन थॉमसन ने 1969 से 1970 ईयर में, यानी इन 2 इयर्स में मिलके जो है वो उसने जो है वो बी लैंग्वेज को डिजाइन किया। यानी इसके सिंटैक्सेस डिजाइन किए, इसके जो बेसिक सीन्स की वो डिजाइन की। ठीक है। और इसके अलावा केन थॉमसन जो है वो बाद में इसी लैंग्वेज को जो है वो चेंज कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया। जिस तरह हम लोग जो है वो मोबाइल फोन को हर दफा जब भी हमारे पास न्यूली कार या फिर कोई मोबाइल फोन अपग्रेड होता है तो इसका मतलब है कि हर साल एक नया मॉडल आता है और उसके अंदर जो है वो नई खसूसियात शामिल की जाती हैं, जो पहले होती हैं उनको मजीद बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह जो बी लैंग्वेज के बाद ये हमारी सी लैंग्वेज आई और सी लैंग्वेज को जो है वो डिजाइन किया था बेसिकली डेनियस रिची ने। ठीक है। और डेनियस रिची ने इसको डिजाइन किया था 1972 के अंदर। यानी इसको अपग्रेड किया था, इसके सिंटैक्सेस जो पहले वाले बी लैंग्वेज में मौजूद थे उनको भी रहने दिया और इसके अंदर नई जो थी वो एडिशनल चीजें जो थी वो इसके अंदर शामिल कर दी गई। अब ये है कि इसने कहां पे इसने इसको डिजाइन किया था, इसने इसको डिजाइन किया था हमारे पास AT&T बेल लैब्स के अंदर। ये वो लेबोरेटरीज थी जहां पे ये डेनिस रिची और इसके साथी जो साइंटिस्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे। और वो कौन सा अदारा था? वो हमारा था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है बेटा, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसके शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो ANSI भी कहा जाता है। इस अदारे के अंदर पहला इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन था जिसका नाम रखा गया K&R, करनाफ एंड रिची मॉडल, जो था एक स्टैंडर्ड मॉडल था जिसको डिजाइन करके पहली दफा जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डिजाइन किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह आजकल हम लोग जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, इसी तरह उस वक्त यूनिक्स जो था वो इस्तेमाल होता था और इसके लिए जो है वो प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था। अब बेटा अब ये सी लैंग्वेज जो है और जो बाकी लैंग्वेजेस है इनके दरमियान कुछ जो फर्क है और इसके अलावा जो इसकी खास खसूसियात है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो खसूसियात को डिस्कस करने से पहले ये हम लोग चीज जो है वो जान लें कि ये जो है वो हमारी बेसिकली एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो के अंदर हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसकी 2 टाइप्स हैं वो क्या होती हैं और उसके अलावा उनके अंदर जो है वो क्या क्या खसूसियात होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी सिर्फ इतना बता दूं कि हमारे पास जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है। नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज यानी इंसानी जुबान के करीब तरीन होती है। जैसे कि हम लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए जो है जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारी जो है वो उर्दू लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो या पंजाबी या कोई भी जिस सेक्टर के अंदर हम लोग रहते हैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं।
तो आसानी से वो लैंग्वेज समझ भी आ जाती है और इसके अलावा उसके सिंटैक्सेस लिखना या कुछ भी डिजाइन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इनको डिस्कस कर लेते हैं, वो जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि क्यों हम इस लैंग्वेज को जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, या इसको कह लें कि इसकी खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले जो है ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, आसान। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो सेम जो हाई लेवल लैंग्वेज वाले वही हैं। कि मतलब सबसे पहले कन्वीनियंट लैंग्वेज है। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान। इसको डिजाइन करना, इसके अंदर किसी भी प्रोग्राम को लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो इंग्लिश के जो हमारे अल्फाज हैं, या कह लें इंग्लिश के जो हमारे वर्ड्स हैं, सेम उसी तरह जिस तरह हम इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं, इसके अंदर भी हर एक स्टेटमेंट जो होती है प्रोग्राम की, उसको सिंपली उसी तरह लिखा जाता है जैसे कि हम लोग एक इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहे होते हैं। उसके बाद इसके दूसरे जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है वो हमारे पास है वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ये वेल स्ट्रक्चर्ड वो चीज होती है जिसके अंदर हर एक चीज अपनी जगह पे प्रूफुली या पावरफुली जो है वो रखी जाती है, कि इसके अंदर जो चीज डिजाइन की जाएगी उसके इस पोर्शन के अंदर ये काम होगा, इस पोर्शन के अंदर ये काम होगा, उसकी ये स्टेटमेंट इतनी होगी, ये स्टेटमेंट इतनी होगी, उस स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या होगा, उसके सिंटैक्सेस जो है वो बाकायदा जो है वो मैनेजेबल होंगे और काबिल मतलब होंगे, और इसकी बाकायदा लाइब्रेरी मौजूद होगी जिनमें उन फंक्शंस का काम बाकायदा लिखा होगा। उसके बाद तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है वो लाजमी नहीं है कि जिस मशीन पे डिजाइन किया गया है उसी के ऊपर ये चलेगा। मतलब कि अगर हमने इसका एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बना लिया है तो वो हम एक कंप्यूटर पे डिजाइन करके किसी भी कंप्यूटर पे जब हम बकायदा उसको ऑब्जेक्ट कोड पे क्रिएट कर लेंगे तो कहीं पे भी वो चल सकेगा। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी किसी भी जो है वो कंप्यूटर पे या किसी भी मशीन पे इसके अंदर जो है वो हम इसको चला सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब यह है कि इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे पास जो है, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे मॉडल्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी एक जैसे बड़ी प्रॉब्लम को हम डिवाइड एंड कंकेयर के थ्रू छोटी प्रॉब्लम में तक डिवाइड कर लेते हैं, तो इसी तरह इसमें छोटे छोटे हिस्सों को हम तकसीम कर लेंगे और बाद में हर एक हिस्सा बाकायदा कंपाइल करके और उसको बाद में हम इस्तेमाल या फिर उसको बाकायदा डिजाइन करके इकट्ठा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक ऐसा मॉडलर हमें सिस्टम देती है जिसके अंदर हम एक बाकायदा प्रोग्राम को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जितना मर्जी वो कम्प्लेक्स क्यों ना हो। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आ जाती है केस सेंसिटिविटी। बेटा इस चीज को जो है वो आप लोगों ने बहुत ज्यादा माइंड के अंदर रखना है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो अपर केस और लोअर केसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, कि इसके अंदर जो भी चीजें, जो भी सिंटैक्सेस, जो भी इसके प्री डिफाइंड कीवर्ड डिजाइन किए गए हैं वो जिस केस में, यानी वो अगर अपर केस यानी बड़ी एबीसी या फिर लोअर केसेस छोटी एबीसी के अंदर लिखे गए, तो जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे तो हम उसके अंदर बाकायदा वही स्पेलिंग यूज करेंगे जो हमारे पास लिखे गए हैं। अगर कैपिटल है तो कैपिटल, और अगर स्मॉल है तो स्मॉल वहां पे यूज करेंगे। तो इस वजह से ये हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, लाइक हमारे पास जो है वो यूज होता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल कोड करूंगा। यूज होता है इफ का कीवर्ड, तो इफ के अंदर जो आई स्मॉल होगा और एफ बी स्मॉल होगा। उसके बाद हमारे पास यूज होता है रिटर्न, ये भी इसी तरह ही लिखा जाएगा। प्रिंट एफ, वो भी इसी तरह कैपिटल प्रिंट नहीं डालना बल्कि स्मॉल प्रिंट ही डालेंगे। तो ये कुछ उसकी एग्जांपल्स हैं। और एक बात याद रखें कि सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा बन चुके हैं, उनको क्या किया गया है, स्मॉल केसेस के अंदर यानी छोटी एबीसी के अंदर जो है वो लिखा गया है। ठीक है बेटा, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है वो है हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल का मतलब ये है कि हमें इसके अंदर जो भी हमने प्रोग्राम डिजाइन करना है वो सारे का सारा ये होगा कि हमें जस्ट ओनली प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर से गर्ज होगी। उसके लिए ये नहीं कि ये मशीन का हार्डवेयर इस तरह काम कर रहा है और इस तरह काम करेगा, बट हमने जस्ट ओनली प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करना है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी सॉफ्टवेयर को जो है वो हमने चलाना है।
उसके अंदर हार्डवेयर का कोई नहीं नॉलेज होना जरूरी, या फिर कह सकते हैं कि उस मशीन के बारे में हमें कोई नॉलेज होना जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम अपना फोकस करेंगे कि हम इस चीज के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम को डेवलप करके हम उससे काम क्या हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास इसका ये स्मॉल लैंग्वेज है। स्मॉल लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसके जितने भी सिंटैक्सेस या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा है। मतलब कि जस्ट लाइक एक प्रिंट एफ, छोटा सा जो है वो हमारे पास फंक्शन है जिसका काम क्या है कि जितनी मर्जी बड़ी आउटपुट हो वो हमें प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू मिल सकती है। इसी तरह इसकी डाटा टाइप्स हैं जो नॉर्मली हमारी यूज होती हैं, और इसी तरह हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर जो कि इफ एल्स इफ की फॉर्म में या इफ की फॉर्म में, या फिर हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर हो, ये सारे के सारे छोटे छोटे हैं। स्मॉल लैंग्वेज है, इसके अंदर जो है वो थोड़े से कीवर्ड यूज होते हैं 32 के राउंड अबाउट, लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा है और वो हमारे लिए इजीली जो है वो कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो है वो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है फास्ट कोड जनरेशन की। फास्ट कोड जनरेशन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसके थ्रू कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, लाइक हम लोग कोई सी प्रोग्राम हम बना रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से लास्ट स्टेटमेंट तक, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो हम सोर्स कोड डिजाइन कर रहे हैं और उसके बाद हम कंपाइलर के थ्रू उसको कंपाइल करते हैं पूरा प्रोग्राम, और उसी वक्त वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे ही कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं रहता, तो फिर क्या होता है कि इजीली हम लोग ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर लेते हैं और वो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम उसको जो है वो आसानी से उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब फौरन से जो है वो हमारा कोड जो है वो सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो जाता है। यानी इसमें सोर्स कोड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना बड़ा आसान होता है। सोर्स कोड जो है वो आसानी से हम कंपाइल करते हैं, अगर तो हमारा कोई एरर नहीं है तो कंपाइल होने के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी आसानी से हम लोग इसके अंदर कम टाइम के अंदर जो है वो कोड जनरेशन कर लेते हैं। उसके बाद बेटा अगर इसकी एक्सटेंशन की बात की जाए तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है उसकी एक्सटेंशन है डॉट सी, और हमारे पास जो सी प्लस जो कि इसका नेक्स्ट वर्जन है, सी प्लस और सी हैश जो है वो सी लैंग्वेज के बाद में, जिस तरह बी के बाद सी बनी थी इस तरह सी के बाद सी प्लस और सी हैश, उसमें पिछले सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, पिछले सारी खसूसियात सिंटैक्सेस मौजूद हैं और नए इसके अंदर सिंटैक्सेस को ऐड कर दिया गया है। तो सी लैंग्वेज के बाद जो है वो हमारे पास दूसरी जो है सी प्लस प्लस बनी, और हमारे पास जो है उसके बाद सी है जो कि अभी इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, जिस तरह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसी तरह ये हमारी लैंग्वेज यूज होती है। अब यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन जो सी लैंग्वेज की है वो हमारे पास है डॉट सी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कंपाइलर को जो स्टैंडर्ड वर्जन था उसकी सारी के सारी खसूसियात या उसके जो सिंटैक्स या कीवर्ड्स हैं वो पता होते हैं और वो उनके थ्रू जो है वो जनरेट कर लेता है। एक्चुअली एक्सटेंशन क्या होती है, उस प्रोग्राम की शिनाख्त होती है कि इसको किस प्रोग्राम में और किस प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया है। जिस तरह हम लोग डॉक्यूमेंट की वर्ड जो फाइल होती है उसको हम .docx एंड पे लिखा उसके होता है, इसी तरह आपके पास पीडीएफ आता है, आपको पता है पीडीएफ फाइल है, इमेज फाइल के अंदर डब्ल्यूएवी भी इमेज जेपीजी भी आ जाता है, इसी तरह आपके पास जो है साउंड जो हमारी ऑडियो फाइल होती है उसके साथ डब्ल्यूएवी आ जाता है, और वीडियो फाइल्स के साथ भी इसी तरह जो है वो एक्सटेंशन आ जाती है। तो डॉट सी एक्सटेंशन यूज होती है सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए, और डॉट सीपी लैंग्वेज जो डॉट सीपीपी जो एक्सटेंशन है वो यूज होती है सी लैंग्वेज प्लस लेटेस्ट अपडेट्स जितनी भी उसके अंदर आएंगी वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होंगी, कि लैंग्वेज के अंदर जो भी अपडेट हुई है चाहे वो सी प्लस हो या सी हैश, उनका कंपाइलर भी डिटेक्ट करेगा इसकी जितने भी कोड्स होंगे, जितने भी इसके रिजर्व वर्ड्स होंगे उन सबको, और उनको उसी तरह से इस्तेमाल करेगा। सी लैंग्वेज सिर्फ स्टैंडर्ड जो हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया था सी वर्जन यूनिक्स के लिए सिर्फ उसको सपोर्ट करता है। तो बेटा आज हमने इसके अंदर जो है वो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को डिस्कस किया, बी लैंग्वेज से ड्राइव की गई 1969 से 70 के दरमियान, उसके बाद सी लैंग्वेज को 1972 के अंदर बी को केन थॉमसन ने और सी को जो है वो करनाफ उसने जो है वो डेनिस रिची ने डिजाइन किया था। पहला वर्जन जो था सी का वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने बनाया था ANSI के नाम से, और वो AT&T लैब बेल्स के अंदर बना था और उसका नाम था K&R वर्जन, यानी करनाफ और रिची मॉडल था। उसके बाद इसके हमने
प्रॉपर्टीज डिस्कस की, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली इसके अंदर कोड जनरेशन हो जाती है। इसके अलावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, स्मॉल लैंग्वेज है, और इसके अलावा हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि ये हार्डवेयर कंट्रोल इसके अंदर कोई इतना डीप हमें नहीं चाहिए, और ये अगर डिजाइन की जाती है तो बड़े अच्छे हार्डवेयर को यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इसके थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंस है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मॉड्युलैरिटी इसके अंदर आ जाती है, और इसके अलावा ये हमारी जनरेट कोड जो है वो बड़ी तेजी से जनरेट करती है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसको इसी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। वो आपसे हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, एमसीक्यूज भी, और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी ये सारा कुछ पूछा जा सकता है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीपली जो है वो हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। जजाकल्लाह।